हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज हम इस सेशन में आपके साथ और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ दी सिक्स्थ सिक्स्थ मॉक है फुल लेंथ आपका जो हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। यू ऑल नो कि दी अबाउट दी टाइम कितने टाइम तक आपका एग्ज़ाम रहने वाला है एंड दी मैक्सिमम मार्क्स कितने रहने वाले हैं। प्लीज़ डू रिमेंबर कि आपके नेगेटिव मार्क्स भी हैं। नेगेटिव अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 आपका कट जाता है, उस पर भी आपने ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे आपने ध्यान रखना है वो है दी इंस्ट्रक्शंस विच आर गिवन इन द पेपर। जो आपके पेपर में गिवन है इन्हें आप यहीं से पढ़ के जाएं सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किन किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है बिफोर अपेयरिंग इन द एग्ज़ाम, सो दैट कि एग्ज़ाम में लास्ट मोमेंट पे हमसे कोई गलती ना हो जाए। द अनदर इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस में आ जाता है दैट इज़ कि आपने ध्यान रखना है व्हाट इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ फिलिंग द बबल। जो आप बबल फिल करते हैं, वो सर्कल भरते हैं, उसका क्या करेक्ट मेथड है उस पर आपने यहीं से देख के जाना है। सो लेट्स कम टू दी फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस फुल लेंथ मॉक ऑफ योर JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र एग्ज़ाम। इसका जनरल नॉलेज सेक्शन जो है, जनरल नॉलेज सेक्शन में हम देख लेते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस फुल लेंथ मॉक, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इज़ रिसेंटली who has been appointed as the president of Goods and Services Tax Appellate Tribunal GSTAT। इसका प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, ये सवाल पूछा गया है। बिफोर आंसरिंग टू दिस क्वेश्चन एंड डिस्कसिंग फर्दर थिंग्स, ये स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है हमारे एंड से कि आप क्वेश्चन देख लिया करें, ऑप्शंस देख लिया करें और आंसर अपने एंड पे गेस करें और एट द एंड ऑफ दिस सेशन हमसे अपना स्कोर भी शेयर कर लें। जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल का जो प्रेसिडेंट बनाया गया है वो है हमारे संजय कुमार मिश्रा सर। तो ये नाम आपने याद रखना है बिकॉज ही हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल GSTAT, ये आपने ध्यान रखना है। Let's come to the second important question of this section, general knowledge with special reference to JNK UT. The Border Road Organization, BRO जिसे हम कहते हैं, has completed the construction of a motorable road that connects the Amarnath cave shrine in Kashmir's Ledru Valley with the Baltal base camp, making the pilgrimage more accessible and comfortable for the devotees. The road was completed under which of the following project? जो road मोटरेबल रोड कनेक्ट किया, जो कनेक्ट करती है अमरनाथ केव श्राइन एंड लिद्र वैली विद द बालतल बेस कैंप, वो रोड किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है, ये सवाल में आपसे पूछा गया है कि वो किस प्रोजेक्ट के अंदर बनाया गया है, ये आपने बता देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए ये रोड जो है, मोटरेबल रोड जो बनाया गया है, ये प्रोजेक्ट बीकन के अंडर बनाया गया है, ये आपने याद रखना है। So let's come to the third important question of the section. Third important question आपका है, as per Sports Authority of India, जिसे SAI कहते हैं, the fourth edition of Khelo India Winter Games 2024 will be held from Feb 2nd to 6 2024 in which of the following UTs? आपके जो फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स है 2024, जो Feb 2 to 6 2024 से खेले जाएंगे, ये खेले गए हैं, वो कहाँ खेले जाने थे ये आपने बता देना है, किस यूटी में खेले जाने थे। द नेम्स ऑफ द यूटीज़ आर गिवन, आपके सामने, आपने अपने एंड पे गेस कर लेना है। जिस यूटी की बात हम कर रहे हैं जिसमें ये गेम्स खेले गए हैं वो है डियर स्टूडेंट्स आपके दो यूटीज़ हैं, लद्दाख एंड JNK एंड लद्दाख आर द टू यूटीज़ जिनमें ये खेले गए हैं। सो D इज़ योर आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 3। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ प्रेजेंटेड इट इस टेबल्यू इन भारतीय Parut 2024 at the Red Fort in New Delhi.
encapsulating its developmental leaps and rich cultural tapestry with their folk songs. See, so the question is asking जो आपकी जम्मू कश्मीर है, it has presented its table in the Bharat Parv 2024 at Radford, New Delhi, encapsulating its development leaps and rich cultural tapestry with the folk song. तो किस पे फोकस था वो आपने बता देना है, जिसकी हम बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो आपने भी याद रखना। इट वाज, अगर आपने भी ये सुना होगा या कहीं से कवर किया होगा, इट वाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड सैफरॉन कल्टिवेशन, विच वाज जो वहाँ को आपको देखने को मिलेगा। आपके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। हिंदू रूलर कौन था कश्मीर का, वो आपने बता देना है। दी ऑप्शंस आर गिवन, इनमें से आपने गेस कर लेना है कि हिंदू रूलर जो है कश्मीर का वो कौन था, ये आपने बता देना है। सो आई होप कि आप अपने एंड पे भी ये गेस कर पा रहे होंगे कि जो लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर वो कौन थे, वो आपके उदयनाथ देव थे। ये आपने ये नाम याद रख लेना है। आई होप आप अपने एंड पे भी सही से गेस कर पा रहे होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस सवाल में आपसे पूछा गया है नंबर 6 में, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज़ नोन एज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नीचे कुछ पीरियड्स दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं, जैसे सिख रूल है, अफगान रूल है, मुगल रूल है, डोगरा रूल है। इनमें से आपने बता देना है कि किस रूल को एज अ डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माना जाता है, वो आपने अपने एंड पे गेस करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस रूल में जो रूल माना जाता है इट इज़ द डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो रूल आपका है अफ़गान रूल। ये आपने याद रख लेना है, ये आपने याद रख लेना है दोस्तों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस मॉक में आपके लिए अगला सवाल क्या है। द क्वेश्चन इज़ हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर ऑफ किसे कहते हैं। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन द JKSSB एग्जाम एंड अगेन दिस इज़ इंपॉर्टेंट और आई होप कि आपको ये पता होगा। ऑप्शंस आर गिवन बिलो। जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है दोस्तों, ये हमारी हब्बा खातून साहिबा हैं, जिनको ये ख़िताब मिला है, जिनको इस नाम से नवाजा जाता है। अगला सवाल आपका देख लेते हैं। अगला सवाल आपका है, एज़ पर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी। कितने होने आपके J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT J&K कितने होने चाहिए। द नंबर्स आर गिवन, इनमें से आपने बता देने हैं कि कितने मेंबर्स होने चाहिए इन लेजिस्लेटिव असेंबली। सो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स होने चाहिए दोस्तों, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में 107 मेंबर्स होने चाहिए। दिस इज़ द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 8। आपका अगला सवाल जो है, अगला सवाल आपका सवाल नंबर 9, विच वैली इज़ बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमालयाज़ रेंज। पीर पंजाल और हिमालयाज़ रेंज के दरमियान कौन सी वैली है। नीचे ऑप्शंस में कुछ वैलीज़ का नाम लिखा है, आपने इन वैलीज़ में से वो वैली चूज़ करनी है। अपने एंड पे गेस कर लेना वो ऑप्शन जो पीर पंजाल और हिमालयाज़ रेंज के बीच में आती है। जो वैली पीर पंजाल और हिमालयाज़ रेंज के बीच में आती है दोस्तों, वो हमारी अपनी कश्मीर वैली है। ये भी आपने याद रखना है और आई होप कि आप अपने एंड पे भी आंसर गेस कर पा रहे होंगे। अगला सवाल, दी क्वेश्चन नंबर 10 इज़ डैश डैश पार्ट ऑफ द UT ऑफ J&K हैज़ ए टिपिकल मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट। किस हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसके किस हिस्से में टिपिकल मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, वो आपने बता देना है। एंड द डायरेक्शंस आर द गिवन, साउदर्न पार्ट ऑफ द UT और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द UT, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द UT और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द UT। द ऑप्शंस आर गिवन लाइक दिस। तो इनमें से आपने चूज़ कर लेना है। जिस पार्ट में हमारे UT में टिपिकल ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, वो आपका साउदर्न पार्ट ऑफ UT है। ये आपने याद रख लेना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सवाल पूछा गया है। द क्वेश्चन इज़ डैश डैश हैज़ द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और UT इन इंडिया। कौन आपका नया स्टेट या UT फॉर्म कर सकता है हिंदुस्तान में। ऑप्शंस आर गिवन और जिसके पास ये पावर है दोस्तों, वो है पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और यूटी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये इन्फॉर्मेशन भी आपने याद रख लेनी है। द क्वेश्चन नंबर 12 इज where do we find the ideals of Indian democracy in the constitution? In the constitution of India, obviously हम कहाँ, where do we find the ideals of Indian democracy in the constitution? The options are given below। जहाँ ये ideals of democracy constitution में हमें मिलते हैं दोस्तों, ये मिलते हैं हमें, and this should, ये आपने भी पढ़ा होगा, आप अपने एंड पे भी गेस कर पा रहे होंगे। These ideals we find find them in the constitution, in the preamble of the constitution, जहाँ पे ये ideals of the democracy हमें मिलते हैं। So the next question is number 13, which among the following is the largest system both climatically and geographically? आपने बता देना है कि कौन सा largest system है climatically and geographically, right? And the options are given below। जो सिस्टम लार्ज होता है क्लाइमेटिकली एंड जोग्राफिकली भी, उसे हम एक नाम दे देते हैं दोस्तों, एंड व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ बायोम, एंड विच इज़ आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो। अगला सवाल आपका, अगेन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14 इज़ थंडरस्टॉर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम। आपका थंडरस्टॉर्म जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये आपने बता देना है। जो आपका थंडरस्टॉर्म ओरिजिनेट होता है, ये आपका ओरिजिनेट होता है फ्रॉम दी क्यूमोलोनिम्बस क्लाउड, एंड विच इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 14 ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछा गया है इस सेक्शन से, वायर इज़ द कलहारी डेजर्ट लोकेटेड। कलहारी डेजर्ट इज़ अ डेजर्ट जिसके लोकेशन के बारे में आपसे पूछा गया है। आपने इन चीज़ों को अपने एंड पे भी गेस कर लेना है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एंड प्लीज़ डू शेयर सेक्शनल स्कोर विद अस एंड दी टोटल स्कोर फ्रॉम द मॉक, जो भी आप अपने एंड पे गेस कर पाते हैं। दी डेजर्ट विच वी आर टॉकिंग अबाउट, कलहारी डेजर्ट, ये आपका दोस्तों पाया जाता है साउदर्न अफ्रीका में, ये आपने याद रखना है। चलिए अगला सवाल आपका देख लेते हैं, दी नंबर 16, Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve is located in which state? Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve is located in which state? लोकेशन के बारे में पूछा गया, एंड द नेम्स ऑफ स्टेट्स आर गिवन। आपने अपने एंड पे गेस करने हैं कि किस स्टेट में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड है। सो द लोकेशन ऑफ दिस रिजर्व इज़ इन केरला, ये आपने याद रख लेना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। अमंग दी फॉलोइंग वायर इज़ कोलार गोल्ड फील्ड KGF लोकेटेड इन इंडिया। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ लोकेटेड है, ये आपने बता देने इंडिया में, एंड द नेम्स ऑफ द स्टेट्स आर गिवन डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं दोस्तों स्टेट कर्नाटका की, जहाँ पे ये कोलार गोल्ड फील्ड्स पाई जा लोकेटेड हैं। ये दीज आर लोकेटेड इन द स्टेट कर्नाटका, ये आपने याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ रेड शर्ट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। जो रेड शर्ट मूवमेंट है ये किन्होंने लॉन्च की थी, एंड दी नेम्स ऑफ द पर्सन्स और द पर्सनैलिटीज़ आर गिवन बिलो। ये आपने बता देना कि किन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट लॉन्च किया है। जो आपका रेड शर्ट मूवमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये रेड शर्ट मूवमेंट आपका स्टार्ट जो लॉन्च किया है ये खान अब्दुल गफ़ार खान साहब ने किया है, ये आपने याद रख लेना है। आपके क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। जो आपका सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ JNK है, जो आपका ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसन। कहाँ पे ये सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है, ये आपने बता देना है, और आपसे पूछा गया किस रिवर बेसन पे लोकेटेड है, इसका आपने जवाब दे देना है। अपने एंड पे गेस कर लेना है कि कहाँ पे ये लोकेटेड है, और जिस रिवर बेसन पे ये लोकेटेड है वो है हमारा चनाब, ये आपने याद रख लेना है। आपका आखिरी सवाल इस सेक्शन का, इस पेपर के पहले सेक्शन का, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, इसका आखिरी सवाल जो है वह दोस्तों आपके लिए, मानसबल लेक इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
किस डिस्ट्रिक्ट में आपका मानसबल लेक जो है ये लोकेटेड है, ये आपने बता देना है। आप आई होप सब सही से गेस कर पा रहे होंगे। ये आपके डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में लोकेटेड है, विच इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 20। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड वी विल सी कि कौन कौन से सवालात आपके इस सेक्शन में पूछे गए हैं। द सेक्शन इज़ योर जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन। इसमें जो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ द चिल्ड्रन डैश डैश इन द फील्ड। ऑप्शंस में आपने लगा लेना है द चिल्ड्रन हैज़ प्लेड, आर प्लेइंग, प्लेज और विल हैड प्लेड। तो आपने क्या लगा देना है, क्या लगा देंगे आप, विच इज़ द करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज़ द चिल्ड्रंस आर playing in the field, which means option B is the correct option to the question number 21. Similarly, आपका question number 22 from the English section is it dash dash raining since morning when you rang me up। तो क्या लगाएंगे आप, ऑप्शंस आपके सामने, आपने अपने एंड पे गेस करके करेक्ट करने की कोशिश करनी, एंड दी आंसर टू द और द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं वो आप लगा लेंगे इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रैंग मी अप, व्हिच मीन्स योर had been is the answer to the question number 22. The 23 is this road dash dash to the post office is leading to post office, leads to post office, has led, lead post office। इनमें से क्या आप लगाएंगे, आप जाहिर सी बात है आप लगाएंगे the road leads to post office। ये आपका सही, मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, leads to post office। So the number 24 from the section is rearrange the given sentence. P is a huge surge of protesters joining the sites. Q, in the case and all protesters protest sites are witnessing. R, the government should know that quite the opposite. S, an image of dwindling numbers at the protest site. T, while the spin doctors of the BJP continue to try to create, right? So the options are given A, B, C, D। आपने रीअरेंज करना है सेंटेंस को और एक मीनिंगफुल ये बना देना है, मीनिंगफुल पेयर आपका बनना चाहिए। जब आप इन सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे आप पाएंगे दैट जब आप TSRQP जो है TSRQP सही से लगाएंगे तो देन ये सेंटेंस रीअरेंज सही से हो जाएंगे और आपका एक पर्टिकुलर जो पैरा बनेगा वो एक प्रॉपर मीनिंगफुल पैरा आपका बनेगा। सो द क्वेश्चन नंबर 25 इज द क्वेश्चन इज फाइंड द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, एंड द वर्ड इज़ जिसका आपको सिनोनिम ढूंढना है दैट इज़ फिलैंथ्रोफी। फिलैंथ्रोफी का आपको सिनोनिम बता देना है दोस्तों। अपने एंड पे भी आपने आंसर्स को गेस करने की कोशिश करना है, हमारे साथ स्कोर भी शेयर करना है। दी सिनोनिम टू दिस वर्ड इज़ हेल्पिंग हैंड, ये आपने याद रख लेना है। द नंबर 26 इज़ द एंटोनियम ऑफ द कंपल्सरी इज़। कंपल्सरी का एंटोनियम क्या है वो आपने बता देना है, ज़िद आपने बता देनी है। द एंटोनियम ऑफ द कंपल्सरी इज़ वॉलंट्री, दिस इज़ द एंटोनियम ऑफ द कंपल्सरी, ये भी आपने याद रख लेना है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 27 डैश डैश इज़ द सिनोनियम ऑफ एम्बिशियस। एम्बिशियस का सिनोनियम आपसे पूछा है अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, एम्बिशियस का सिनोनियम क्या है। द सिनोनियम ऑफ द एम्बिशियस इज़ डिटरमाइंड और डिटरमाइंड ऑफ, इसे प्रोनाउंस करते हैं। सो एंड दिस सी इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 27 ऑल्सो। आपका अगला सवाल इंग्लिश सेक्शन से 28 इज़ डैश डैश इज़ द सिनोनियम ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट का सिनोनियम क्या है ये आपने बता देना है। द सिनोनियम टू द असाइनमेंट इज़ टास्क। ओबियसली आप अपने एंड पे भी सही से इन चीज़ों को गेस कर पा रहे होंगे। द 29 इज़ फाइंड द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज।
कीप एट बे, कीप एट बे इज़ अ फ्रेज, मैं इसे बॉक्स में आपके लिए रख रहा हूँ। कीप एट बे इज़ अ फ्रेज, इसका आपने मीनिंग बता देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ द फ्रेज कीप एट बे जो है आपकी, इसकी जो फ्रेज है इसकी मीनिंग है कीप एट डिस्टेंस, ये भी आपने याद रख लेना है। द नंबर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज पुल योर सॉक्स अप मीन्स, पुल योर सॉक्स अप मीन्स इसका क्या मतलब है? ऑप्शन 4 हैं आपके सामने, दिस आर गिवन एंड आई होप कि आप इसे अपने एंड पे भी आंसर्स गेस कर पा रहे होंगे। पुल योर सॉक्स अप, इसका मतलब दोस्तों है हम इसे यूज़ करते हैं तो इम्प्रूव के लिए, इट मीन्स टू इम्प्रूव, और वी यूज़ दिस पुल योर सॉक्स अप इसके लिए, टू इम्प्रूव के लिए यूज़ करते हैं। सो लेट्स कम टू दी अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, उसकी वेटेज भी जानते हैं आप कितनी रहने वाली है, एंड अगेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन विच इज़ जनरल साइंस सेक्शन। इसमें देख लेते हैं कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच हैज़ बीन फ्रेम्ड और आस्क्ड इन दिस फुल लेंथ मॉक पेपर। The question number first is, which of the following is a non-renewable source of energy? Non-renewable source of energy कौन सी है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में ये आपने बता देना है। And the non-renewable source of energy about which we are talking is coal, which is answer to your question number 31 also. Number 32 is न्यूक्लियर एनर्जी इज़ obtained from, आप न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से लाते हैं? ये आप लाते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम से, ये भी आपने याद रख लेना है। द नंबर क्वेश्चन 33 फ्रॉम द साइंस सेक्शन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इनमें से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है वो आपने बता देना है। एंड द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ बायोगैस, ये आपने याद रख लेना है। नंबर 34 इज़ एन एप्पल इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट्स, आपके एप्पल में कौन से न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं, या सबसे ज़्यादा न्यूट्रेंट्स कौन से पाए जाते हैं? एंड दी ऑप्शंस आर गिवन बिलो। एन एप्पल इज़ रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रेंट्स, हम सब जानते हैं। आप आई होप कि आप अपने एंड पे भी सही से गेस कर पा रहे होंगे। एप्पल में पोटेशियम जो है, एन एप्पल इज़ रिच इन पोटेशियम, this is the answer to your question number 34 also. The question number 35 is which of the following given is a main source of vitamin C, विटामिन सी का मेन सोर्स कौन है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो आपने बता देना है। जो आपका मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी है वो आपका है, लेट मी हाईलाइट आंसर फॉर यू, वो है गूसबेरी। गूसबेरी इज़ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑप्शंस में। This is the most appropriate answer to your question, right? So number 36 is from the science section, what happens in the body of a person who is suffering from dengue fever, उसके बॉडी में क्या होता है जो डेंगू फीवर से सफ़र कर रहा हो? अगर कोई शख्स सफ़र कर रहा हो डेंगू फीवर से तो उसकी बॉडी में क्या होता है? एंड द कंडीशंस आर गिवन बिलो। तो उस मरीज़ में पाया जाता है हिज प्लेटलेट्स डिक्रीज़, जिनमें ये डेंगू पाया जाता हो, डेंगू फीवर पाया जाता हो, उनके प्लेटलेट्स डिक्रीज़ होते हैं। द क्वेश्चन नंबर 37 डियर स्टूडेंट्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है तो कौन सी डिजीज़ होने का कौन सी बीमारी लाक होने का ख़तरा है वो आपने बता देना है। और जिस गॉइट्री इज़ द डिजीज़ जो लाक होने का ख़तरा है अगर आप में डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो। The question number 38 from the science section is which vitamin is required for synthesis of the blood clotting protein, अगर ब्लड क्लॉट कौन सा आपका विटामिन ज़रूरी होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन वो आपने बता देना है। और जिस विटामिन की हम बात कर रहे हैं वो आपका विटामिन के है। एंड जो मैं बॉक्स में ऑप्शंस रख रहा हूँ आई होप कि वो आप समझ पा रहे होंगे। दीज आर द आंसर्स टू योर क्वेश्चन, टू योर रेस्पेक्टिव क्वेश्चंस, राइट। The number 39 is which of the following cause global warming, किन चीज़ों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है या किसी एक गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है वो आपने बता देनी है। आई होप आप इसे इजीली गेस कर पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेन काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, या आप कह सकते हैं। द नंबर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन
और द 40th क्वेश्चन इज वैक्सीन्स अगेंस्ट वायरस और इक्वली और यूजुअली, सॉरी, वैक्सीन्स अगेंस्ट वायरस और यूजुअली क्या है, वो क्या करते हैं यूजुअली, ऑप्शंस आपने देखना है, उसी हिसाब से अप्रोप्रिएट आपने आंसर ढूंढ लेना है अपने क्वेश्चन नंबर 40 का. सो व्हाट यूजुअली हैपन्स, यूजुअली either live attenuated or killed, right? Vaccines against virus are usually either live attenuated or killed, and this is the answer to your question number. Let's now discuss another important section of this paper, which is your computer section. कंप्यूटर सेक्शन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पेपर, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ. द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन इज़ रैम स्टैंड्स फॉर, रैम एक्रोनिम है, ये किस पे स्टैंड करती है ये आपने बता देना है. एंड इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपने याद रख लेना. आई होप दिस इज़ द बेसिक कंप्यूटर, आप इसे ईजिली अपने एंड पे गेस कर पा रहे होंगे. द क्वेश्चन नंबर 52 इज़ BIOS स्टैंड्स फॉर, BIOS किस पे स्टैंड करता है ये आपने बता देना है. जो आपका BIOS है ये स्टैंड करता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पे, विच इज़ आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 52 ऑल्सो. नंबर 53 आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, किसे हम स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क कहते हैं, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो आपने बता देना है. और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है लैन, जिसे रेफ़र किया जाता है स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, लैन. ये आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 53 का. द क्वेश्चन नंबर 54 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल एड्रेस. नीचे कुछ ईमेल एड्रेसेस दिए गए हैं, इनमें से कौन ईमेल एड्रेस वैलिड नहीं है ये आपने बता देना है. आई होप कि दिस क्वेश्चन शुड बी ईजी फॉर यू, हम सब ईमेल यूज़ करते हैं. This is not the valid email. Why? Because this does not follow that protocol of being an email ID, right? Others follow. So B is not an email ID. Valid email ID is given in the question. Your question number 55 is, which of the following storage is used to store data permanently even after the power supply to computer is turned off? कौन सी मेमोरी की स्टोरेज के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हम आपके DVD और रोम मेमोरी की बात कर रहे हैं. गिवन द ऑप्शंस में आपने ऑप्शन चुनना है विजावी योर ऑप्शंस, एंड टू योर क्वेश्चन आपका आंसर D बनता है, DVD रोम. द क्वेश्चन नंबर 56 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेब ब्राउज़र यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट. कौन सा आपका वेब ब्राउज़र है विच इज़ यूज्ड टू एक्सेस इंटरनेट. और हमारे ऑप्शंस में दोस्तों वेब ब्राउज़र कौन है, ये हमारा गूगल क्रोम है. अगेन दिस शुड बी इजी फॉर अस टू आंसर. द क्वेश्चन नंबर 57 इज विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वाज VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन. और जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं वो कौन सी जनरेशन है दोस्तों, वो आपकी जनरेशन 4th जनरेशन है. आई होप आपका बेसिक कंप्यूटर्स क्लियर होगा और आप ये चीज़ें रिकॉल ईजिली कर पा रहे होंगे. नंबर 58 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस. कौन है हमारी आउटपुट डिवाइस. द ऑप्शंस आर गिवन एंड हमने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पढ़ा है. आई होप कि बेसिक कंप्यूटर्स हमारा क्लियर है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारी नीचे ऑप्शंस में आउटपुट डिवाइस कौन है. और जो ऑप्शंस में आउटपुट हमारी डिवाइस है वो कौन सा है, वो दोस्तों हमारा है ग्राफिक प्लॉटर. और ग्राफिक प्लॉटर क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस. नंबर 59 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर. कौन सा हमारा एक्सेस सर्वर कर सकता है वो आपने बता देना है. और हमारा सर्वर नीचे ऑप्शंस में से वेब क्लाइंट जो है हमारा वो एक्सेस सर्वर कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 60 इज़ नंबर ऑफ पेज ओरिएंटेशंस अलाउड इन पावर पॉइंट इज़. कितने पेज ओरिएंटेशन पावर पॉइंट में अलाउड है वो अपने बता देने हैं. एंड द नंबर is 2. Let's come to the another important section dear students, which is specialization section. और ये आपका कौन है, सोशियोलॉजी. दिस इज योर सोशियोलॉजी सेक्शन जिसका वेटेज अच्छा खासा है. और
इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड और फ्रेम्ड इन दिस सेक्शन, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके साथ और देखेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट questions asked from this section. The first question asked from this section, sociology section, is the government and the non-government programs related to medical health care, adoption, foster care, institutional care, children act and child rights are aimed at. इन सारी जो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, इनका क्या एम है? दी एम्स आर गिवन बिलो। आपने एक करेक्ट चूज़ कर लेना, पिक कर लेना है। इनका एम जो है, प्रोवाइडिंग केयर एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन इज़ द मेन एम, जो आप समराइज कर सकते हैं एक ऑप्शन में। एंड द ऑप्शन इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 61। दी नंबर 62 इज़ आंगनवाड़ी सर्विस आर प्राइमरली एम्ड एट। आंगनवाड़ी सर्विस का क्या मकसद होता है? प्राइमरली वो आपने बता देना है। एंड द एम इज़ providing early childhood care and education. We all know it. Number 63 is which of the following best describes the concept of social change. नीचे ऑप्शंस हैं, इनमें से आपने बता देना है कि कौन सा ऑप्शन सही से डिस्क्राइब करता है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज। Dear students, it is the change in geographical condition of a society, alteration in the size and composition of society, variation from accepted modes of life over time, which means all of the above best describes the concept of social change. Your question number 64 is which of the following is not defined as major historical social change by historians, which means following are some historical change, मेजर हिस्टोरिकल चेंज, बट वन ऑफ देम इज़ नॉट। वो हमने ऑड वन आउट कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। एंड जिस हम मेजर हिस्टोरिकल सोशल चेंज की बात कर रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ टू सर्विस इकोनॉमीज़। द नंबर क्वेश्चन 65 फ्रॉम द सेक्शन इज़ which characteristic best signifies the continuous nature of society. नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से एक ऑप्शन होगा जो डिस्क्राइब करेगा, कैरेक्टरिस्टिक होगा जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है कंटिन्यूस नेचर ऑफ सोसाइटी, वो आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। एंड दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज ह्यूमन वांट्स कीप मॉडिफाइंग और रिक्वायर चेंज। दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स और सिग्निफाइज द कंटिन्यूस नेचर ऑफ सोसाइटी और सोशल चेंज। The question number 66 is how do natural disaster like tsunami impact social change? Natural disaster जैसे सुनामी हो, ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं सोशल चेंज को, ये आपने बता देना है। कैसे करते हैं दोस्तों ये सोशल चेंज को? दे रप्चर एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। दिस इज हाउ these natural disasters impact social change. The question number 67 is which driver does not डायरेक्टली कॉज सोशल चेंज। कुछ ड्राइवर्स हैं नीचे, उनमें से आपने बता देना है कि कौन सा डायरेक्टली कॉज नहीं करता है सोशल चेंज। एंड दैट ड्राइवर विच वी आर टॉकिंग अबाउट विच डज नॉट डायरेक्टली कॉज सोशल चेंज डियर स्टूडेंट्स इज celebrities and films that does not directly cause social change but they have their impact obviously vis-a-vis your other options and the question asked. आपका option C is the answer to your 65. The question number 68 is how did India's green revolution contribute to its industrialization? How India's green revolution contributed to its industrialization? This is the question, and answer to this question is given below, and you have to find that particular answer among the given 4 options. And that particular answer is created link with agrarian economy. This is the basic understanding और ये आंसर भी है आपके सवाल का। The question number 69 is which of the following best describes marriage? आगे नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट मैरिज को डिफाइन करता है इन मोस्ट अप्रोप्रिएट वे? कौन सा आपका मैरिज को डिस्क्राइब करता है? ए यूनियन प्रोवाइडिंग म्यूचुअल कंपेनियनशिप,
is the option which best describes marriage. Your question number 70 is, which function of marriage involves meeting needs for belongingness and intimacy? कौन सी फंक्शन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों? अपने एंड पे भी आपने गेस करना है. हम जिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं दैट इज मीटिंग इमोशनल नीड्स. The question number 71 is, in a polygamous marriage, a man can have. In a polygamous marriage, a man can have how much wives? कितने हो सकते हैं ये आपने बता देना है. और a man, obviously, a man can have, let me highlight the answer for you, up to 4 wives. The number 72 is, which type of polygamy involves marrying the sisters of one's wife? किस पॉलीगैनी की बात हम कर रहे हैं दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने गिवन है. जिस पॉलीगैनी की हम बात कर रहे हैं दैट इज सरोरल, एंड विच इज आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 72 ऑल्सो. द क्वेश्चन नंबर 73 इज, अंडर विच मैरिज रूल इज मैरिंग विद इन वंस विलेज प्रोहिबिटेड? किस मैरिज रूल की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे मैरिंग विद इन वंस विलेज इज प्रोहिबिटेड? हम बात कर रहे हैं विलेज एक्सोगैमी की जहाँ पे ये प्रोहिबिटेड है. The number 74 is, who among the following is credited with defining society as a web of social relationships? I think this should be easy for you. Basics में आपने ये देखा होगा. We are talking about Robert M. McIver is credited with defining society as web of social relationships. The 75 is, which of the following is not a characteristic feature of society? नीचे दिए गए में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोसाइटी नहीं है, ये आपने बता देना है. अगेन द क्वेश्चन हैज़ बीन फ्रेम्ड फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द सोशियोलॉजी. जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है सोसाइटी का वो आपका है दैट योर सोसाइटी कैन नॉट बी रिच्ड. Number 76 is, associations in sociology refers to. Associations सोशोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में या सोशोलॉजी जो डिसिप्लिन है इसमें एसोसिएशन को कैसे डिफाइन किया गया है? दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड, राइट? एंड इट इज़ वॉलंटरी अलायंस परस्यूइंग शेयर्ड interests, and the answer to your question number 75. The 77 is, as per Ferdinand Tonnes, community refers to. Community को कैसे आप रेफर करते हो? An organic social group. This is how Ferdinand Tonnes has defined community. The question number 78 from this specialization section is, which among the following would be considered a secondary group in sociology? सेकेंडरी ग्रुप किसे कंसिडर किया जाएगा? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपने बता देना है, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू गेस द आंसर एट योर एंड फर्स्ट. सेकेंडरी ग्रुप हम दोस्तों, दिस इज स्कूल वुड बी कंसिडर्ड एज secondary group in sociology. The question number 79 is, which sociological perspective explains the origin of society and using material factors? किस सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे हैं? हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें हिस्टोरिकल मटीरियलिस्ट सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की. क्वेश्चन नंबर 80 इज, व्हाट इज द मेन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पब्लिक हेल्थ? ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है ऑन पब्लिक लाइफ वो आपने बता देना है, एंड द इम्पैक्ट्स आर गिवन बिलो. उनमें से चूज आपने करना है करेक्ट वन. इट्स मेजर इम्पैक्ट इज facilitating the exchange of medical knowledge, resource, technologies, but it can also exacerbate health inequalities and challenges. The option B is the most appropriate answer, or the impact of globalization on public health vis-a-vis the other options and the question. The 81 is, which term describes the involuntary movement of individuals? Which term describes the involuntary movement of individuals or group from one
social position to another, कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है वो आपने बता देनी है. द टर्म विच डिस्क्राइब्स द इनवॉलंटरी movement of individuals or groups from one social position to another is social mobility. The number 82 is which term describes the process by which individuals learn to behave in a socially acceptable manner. कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न टू बिहेव इन ए सोशली एक्सेप्टेबल मैनर. जिस टर्म की हम बात करें या जो ये टर्म डिफाइन करती है वो क्या है, सोशलाइजेशन. The number question number 83 for you is what distinguishes a rural community from an urban community. कौन सा ऑप्शन नीचे डिफरेंशिएट करता है बिटवीन अ रूरल कम्युनिटी फ्रॉम एन अर्बन कम्युनिटी, वो आपने बता देना है. एंड दैट पर्टिकुलर फीचर which distinguishes between a rural community from an urban community is population density. Question number 84 is which factor is essential for success of an association. The four options are given and the question has been asked which factor is essential for success of an association. Association चलने के लिए important या essential कौन सी एसोसिएशन की कामयाबी के लिए कौन सा एसेंशियल फीचर है वो आपने बता देना है. जिस फीचर की बारे हम बात कर रहे हैं वो है इफेक्टिव लीडरशिप एंड गवर्नेंस विच इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ एन एसोसिएशन. द नंबर 85 इज़ व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग मीन. ग्लोबल वार्मिंग की मीनिंग आपसे पूछी गई है. दैट इज़ बेसिक एंड सिंपल. ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर. दिस इज़ how global warming can be defined or what it means. The number 86 is what does the latent term justitia conveys. latent term का meaning आपको बताया गया है and it conveys idea of binding rules. ये आपने याद रखना है. The question number 87 is which of the following tribes does not फॉलो द मैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम. कौन सी ट्राइब मैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम जो है फॉलो नहीं करती है वो आपने बता देना. उस ट्राइब को आपने आइडेंटिफाई करना है अमंग दी ऑप्शंस. दीज आर हिल्स ऑफ त्रिपुरा विच डज नॉट फॉलो द मैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम. नंबर 88 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टिव मेजर ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी. कौन सा नीचे दिए गए में से करेक्टिव मेजर नहीं है ऑफ जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, वो आपने आइडेंटिफाई करना है अमंग द गिवन फोर ऑप्शंस. दिस इज द केस इज हेडेड बाय अ हाई कोर्ट मैजिस्ट्रेट. द क्वेश्चन नंबर 89 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन. कैरेक्टर एसोसिएशन आपने बता देना कौन कौन से हैं और ऑप्शंस आपके सामने यहाँ गिवन हैं एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन आर योर goal oriented and rational relationship. Answer to your question number 88. Let's come to the another important question. Which of the following scheme is known as woman difficult circumstances. The names of the schemes are given below in the options. और आपसे पूछा गया है कि किस स्कीम को कहा जाता है as woman in difficult circumstances. और जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं वो है स्वादर. The number 91 is what does the term philanthropy means. philanthropy का क्या मतलब है. Act of love for humanity is the meaning of this term. The question number 92 is who among the following is considered as the juvenile delinquency. किसे juvenile delinquency आप consider करते हैं वो आपने बता देना है. 15-year-old Sohan is taking drug with his friends is considered as the juvenile delinquency.
The question number 93 is, which among the following theories believe caste system in India is established by the Brahmins? कौन सी theory believe करती है कि caste system Brahmins की देन है? The theory which we are talking about is the political theory, and obviously option C is answer to your question number 93. Question number 94 is, which of the following areas are increasingly becoming the most important indicators of social development? कौन से areas? कौन से एरियाज आपके इंक्रीजिंगली बन रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ये आपने बता देना है. एंड द इंडिकेटर्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज अडल्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 95 इज, Ganga does not believe in the caste system. She is opposed to priesthood. She is opposed to priesthood and worship of idols. She would be a follower of. अगर हमारी गंगा जी हैं who does not believe in caste system and she is opposed to priesthood and worship of idols, right? She would be a follower of. किन की follower होंगी? आपके जो names हैं of these persons, personalities is given below. इनमें से किन की follower हमारी गंगा जी होंगी? अगर केस ये है तो देन वो ओबियसली किन की फॉलोअर होंगी? आर्य समाज की फॉलोअर होंगी. The question number 96 is, which of the following statement is false about the relationship between sociology and social work? कौन सा statement false है? There are certain options given below, 4 options. इनमें से relationship है हर ऑप्शन में between the sociology and social work. कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो statement है जो false है about the relationship between sociology and social work? वो आपने बता देना. And the option is, both are based on humanitarian values and both are not. 97 is, when was the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana PMGSY launched in India? PMGSY कब लॉन्च की गई है ये आपने बता देना है, और ये आपकी लॉन्च की गई है दिसंबर 2000 में. दिस इज समथिंग कि जो आपने याद रखनी है. The question number 98 is, which of the following is not an important achievement of e-पंचायत project? ई-पंचायत प्रोजेक्ट का कौन सा एक important achievement नहीं है फॉलोइंग अचीवमेंट्स में से? That is encouraging investment in villages. The another important question 99 is, according to Harald Domer, for economic development of the country, which of the following step is necessary? Harald Domer के हिसाब से for economic development of a country, which of the following step is necessary? कौन सा स्टेप नेसेसरी है? ये Harald Domer के हिसाब से हमने बता देना और वो ऑप्शन पिक कर लेना या टिक कर लेना है. दैट इज इन्वेस्टमेंट दैट इंक्रीजेस कैपिटल स्टॉक इज द इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री और इकोनॉमी. द क्वेश्चन नंबर 100 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कैरेक्टर ऑफ अ सोशल नेटवर्किंग साइट? सोशल नेटवर्किंग साइट का एक की कैरेक्टर कौन नहीं है नीचे ऑप्शंस में से, वो आपने बता देना है. दैट इज, it is a good media to serve, to reserve authenticity, right? It's not a key character of a social networking site. The next question, question number 101, dear students, is, a society X has a population of 4 lakh where CDR was 4.5 and the life expectancy was 55 years in 2000, while in 2010 it was 3.4 and 60 years respectively. So the question is, this statement indicates which of the following factor? कौन सा फैक्टर स्टेटमेंट जब आप पढ़ते हैं तो कौन सा फैक्टर आपको नज़र आता है दोस्तों? जो फैक्टर आपको नज़र आना चाहिए वो है इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी, राइट. द क्वेश्चन नंबर 102 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द नरेगा एक्ट? नरेगा एक्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, कोई ये गलत एक्ट दिया स्टेटमेंट है तो वो आपने आइडेंटिफाई करना है. That statement is on 31st. Okay. On 31st December 2009, this act came into action. This statement is false about the Narega, others are not. So this is your question number 103. Which of the following is not an important feature of the Rajiv Gandhi Panchayat
सशक्तिकरण सशक्तिकरण अभियान, राइट? बाय द वे पार्डन मी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन डियर स्टूडेंट्स। सो फीचर कौन नहीं है राजीव गांधी की जो पंचायत सशक्तिकरण अभियान है उसका फीचर कौन नहीं है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है आपके क्वेश्चन 103 में। दैट इज स्ट्रेंथनिंग पंचायत फाइनेंशियली, दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ दिस अभियान। द क्वेश्चन नंबर 104 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। एडवांटेज कौन है वो आपने बता देना है। एडवांटेज इज वेरी इजी टू कीप इन कॉन्टैक्ट विद द पीपल ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट। 105 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स का की कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्वियसली इक्वालिटी इन आइडेंटिटी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। द नंबर 106 इज द पोषण अभियान वॉज लॉन्चड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। किस साल में पोषण अभियान जो है आपका लॉन्च किया गया था? 2018 आप सबको याद होगा। नंबर 107 इज द पोषण अभियान वॉज लॉन्चड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। किस दिन पे पोषण अभियान लॉन्च किया गया था? ये आपका इंटरनेशनल वुमेन डे पे लॉन्च किया गया था, ये भी आपने याद रखना है। द नंबर 108 इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पोषण स्कीम। पोषण का इसकी फुल फॉर्म आपने बता देनी है। एंड इट्स फुल फॉर्म इज प्राइम मिनिस्टर्स ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, पोषण, राइट? सो द क्वेश्चन नंबर 109 इज द पोषण स्कीम केम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है दोस्तों? अपने एंड पे आप गेस करते जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड हमारे साथ एट द एंड ऑफ दिस सेशन को सेक्शन वाइज और फुल मॉक लेंथ जो आप देख रहे हैं उसका भी हमारे साथ आप अपना स्कोर शेयर कर लें। द नंबर 110 इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ओरिजिनली लॉन्चड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ओरिजिनली कब किस साल में ये लॉन्च की गई थी वो आपने बता देनी है। एंड द ईयर इज 2010। The question number 111 is the PMMVY is which type of scheme? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये किस टाइप की स्कीम है ये आपने बता देनी है। एंड द ऑप्शंस आर गिवन। ये हमारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। द क्वेश्चन 112 इज द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेवेंट मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये आपने बता देना है। आपकी ये स्कीम जो है ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। द क्वेश्चन नंबर 113 इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू प्रोवाइड व्हाट। क्या इसका मेन एम है ये आपने बता देना है। एंड इट्स मेन एम इज टू प्रोवाइड अ पार्शियल वेज कंपनसेशन टू द वुमन फॉर wage loss during childbirth and child care, to provide conditions for safe delivery, and this one to provide good nutrition and feeding practice, which means all of the above. D is the answer to your question number 113. The question number 114 is consider the following statement in relation to the जननी सुरक्षा योजना। इन स्टेटमेंट्स को आपको कंसिडर करना है और फिर यहाँ पे आपका सवाल है हाउ मेनी ऑफ द स्टेट्स गिवन अबो आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है ये अपने बता देने हैं। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड neonatal mortality among poor pregnant women. 2. It aims to promote institutional delivery among poor pregnant women. Its objective includes providing public health facilities to sick infants up to 1 year age. Right? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इन रिलेशन टू द जननी सुरक्षा योजना वो आपने बता देना है। एंड दिस इज ओनली 2 statements are correct. The question number 115 is National Rural Health Mission was launched in. I think we have discussed this question number of times. कब ये
NRHM लॉन्च किया गया है, किस साल में किया गया है? ये आपका 2005 में लॉन्च किया गया है। द नंबर 116 इज़ व्हाट आर द सोशल इंस्टीट्यूशंस कंप्राइज्ड ऑफ जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, दीज आर कंप्राइज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपने बता देना है। And our social institutions vis-a-vis our options given, these are comprised of norms, values, folkways and mores, right? The another question is which of the following is not a function of social institution? social institution का की function कौन सी नहीं है वो आपने बता देनी है। Population growth is not the function of any social institution. The number 118 is the family unit fulfills which basic need? जो family unit है आपकी कौन सी basic need वो fulfill करता है? Economic, emotional and socialization needs. The number 119 is what does the educational institution provide? Educational institution आपको क्या provide करते हैं? They provide you obviously knowledge and skill. The last question of this session is of the full length mock is which institution regulates production and consumption of the goods and services? Which institution regulates production of goods and services? Production and consumption of goods and services कौन सा institution है आपका? And the options are given below. The institution which you are talking about is economic. At the end of this mock दो तीन चीज़ें आपके साथ, एक तो अगर आप ये mock full length mock with answer की अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू विजिट आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल में आप जाएं हमारी, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, पिनड कमेंट में आपको लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। 1 पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एरर, ओमिशन और द मिस्टेक्स फ्रॉम आवर साइड और पॉसिबल, प्लीज़ डू राइट अस इन आवर कमेंट बॉक्स। हम एक साथ ही सारी जो आपकी क्वेरीज हैं उन सारे क्वेश्चंस को उठा के आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सेकंड, ये दिस वाज द इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम फुल जो आपका लेंथ मॉक है इसमें आपके एक दो पेपर से हमने वी हैव नॉट डिस्कस द रीजनिंग सेक्शन ऑफ दिस पेपर, कुछ और पेपर्स में भी नहीं किया है। वी विल डिस्कस इन ए सेपरेट सेशन, उसमें हम पूरा आपका रीजनिंग सॉल्व करके दे देंगे एंड व्हाट आर द ट्रिक्स टिप्स टू सॉल्व दोज क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग के हैं, उनको हम अच्छे से अलग सेक्शन में डिस्कस आपके साथ करेंगे, ऑप्शंस बता के ही नहीं। वी विल डिस्कस द ऑल द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चंस इन द वीडियो सो दैट कि आपके लिए क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, मॉक भी हो जाए और डिस्कशन के साथ यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू सॉल्व द डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर। So thank you very much for watching this video.